हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को कराया जाता है। आप सभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको सभी पेपर शिफ्ट वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर धीरे धीरे उत्तल दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो हम प्रतिबिंब के संबंध में क्या कह सकते हैं? विकल्प है मुख्य फोकस पर रहता है, मुख्य फोकस F और ध्रुव P की ओर गति करता है, दर्पण से दूर गति करता है, ध्रुव से मुख्य फोकस की ओर गति करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, ध्रुव से मुख्य फोकस की ओर गति करता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु को ध्रुव की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की ओर गति करता है। उत्तल दर्पण का क्षेत्र सदैव बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग वाहन में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उस सही कारण का चयन कीजिए जो इस बात की व्याख्या करता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते। विकल्प है क्योंकि वे शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं, वे धातु से बने होते हैं, वे विलयन में आयन नहीं बनाते हैं, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सही जवाब है आपका विकल्प सी, क्योंकि वे विलयन में आयन नहीं बनाते। विद्युत का चालन केवल आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ग्लूकोज सहसंयोजी यौगिक है जो जल में घुलकर आयन नहीं बनाता। अल्कोहल क्या है? यह भी एक सहसंयोजी यौगिक है, विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करता। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विशेषता का सटीक वर्णन करता है? विकल्प है ये नाभिक में स्थित होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, ये निश्चित कक्षाओं में नाभिक के परितः घूमते हैं, या फिर इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विशेषता का सटीक वर्णन करता है। तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, ये निश्चित कक्षाओं में नाभिक के परितः घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है। इसका मान कितना होता है? तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ में 19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1836 होता है। नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित होते हैं तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण प्रक्रिया बताई गई है। पहले परमाणु का नाभिक केंद्र में स्थित होता है, फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते हैं और अंत में इस व्यवस्था में परमाणु स्थिर अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न देखें। कम फोकल लंबाई वाले लेंस में क्या होता है? शून्य पावर होता है, अधिक पावर होता है, अधिक फोकल लंबाई वाले लेंस की बराबर पावर होता है, या फिर कम पावर होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, अधिक पावर होता है। किसी लेंस की पावर P = 1/f होती है, जहां f क्या है? मीटर में फोकल लंबाई है। फोकल लंबाई f कम होने पर पावर अधिक होता है और फोकल लंबाई f अधिक होने पर पावर कम होती है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक और पावर धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकल लंबाई ऋणात्मक और पावर ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है? विकल्प है कोशिकाओं की आकृति और आकार
द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कोशिकाओं की आकृति और आकार केवल जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पादपों और जंतुओं में कोशिकाओं की आकृति और आकार एक समान होते हैं। सभी कोशिकाओं की आकृति और आकार प्रत्येक जीव में स्थिर रहता है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। हर कोशिका की आकृति और आकार उसके कार्य के अनुसार विशेष होता है। न्यूरॉन कोशिका लंबी और शाखा युक्त होती है ताकि संकेत दूर तक जाए, और मांसपेशी कोशिकाएं ये लंबी होती हैं ताकि संकुचन और प्रसारण कर सके। पौधों की रंध्र रक्षक कोशिकाएं अर्धचंद्राकार होती हैं ताकि रंध्र का खुलना बंद होना नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो क्या आपने क्या जाना कि कोशिकाओं की आकृति और उसका आकार उसके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है कि जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। दूसरा कथन है कि जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो अधातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। तीसरा कथन है आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। कथन ए और कथन सी सही है कि जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक धातु है Na, ठीक है, और अधातु क्या है? क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन की जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें धातु का नाम पहले आया है सोडियम, फिर क्लोराइड जो है कि बाद में पढ़ा जा रहा है। ऐसे यौगिकों के नाम में धातु का नाम पहले और अधातु का नाम आइड प्रत्यय के साथ बाद में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा आइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, आइड, तो आइड प्रत्यय करके बाद में जोड़ा जा रहा है। आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, अर्थात धनायनों एवं ऋणायनों के आवेश का योग शून्य होता है। अगला प्रश्न क्या है? सिल्वर पर संक्षारण होने पर बनने वाली काली परत क्या होती है? कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या फिर आयरन ऑक्साइड? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? Ag2S। तो जब चमकदार चांदी होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है, यानी H2S गैस के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है? काले रंग की परत जम जाती है। चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण काली पड़ जाती है। चांदी पर बनने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड होती है। यह काली परत एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण बनती है और यह परत चांदी की चमक को कम कर देती है। सिल्वर सल्फाइड परत को नींबू के रस या फिर थायोसल्फेट विलयन से हटाया जाता है। ठीक है, तो जो चांदी की काली परत होती है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको या तो नींबू के रस में डालें या फिर थायोसल्फेट विलयन में, तो जिससे कि वो काली परत हट जाएगी और चांदी जो है कि फिर से चमकने लगेगी। अगला प्रश्न, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं जैसे सोना और चांदी सामान्यतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, इनका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, या ये अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होती है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, ये अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होती है। कौन? सोना और चांदी। सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होती हैं। ऐसी धातुएं ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए ये धातुएं अपने अयस्क से भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले ये जो है कि धातुएं हैं। ठीक है,
अगला है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुओं का अपचयन करना कठिन होता है, इसलिए ये अधिक स्थिर होती हैं। तो सोना भी क्या है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी भी मुक्त अवस्था में नदियों की रेत में मिलती है। प्लेटिनम कम अभिक्रियाशील आभूषणों में सबसे अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न क्या है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध कितना होगा? आपका यहाँ पे विकल्प दिया गया है 3.33, 10, 1 या फिर 0.1। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, 10 ओम। ठीक है, जब 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R टोटल इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सबको जोड़ लेंगे तो आंसर क्या होगा, 10 ओम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध उनके मानों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधक में समान होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक पर अलग अलग विभाजित होता है। अगला प्रश्न, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाने पर क्या प्रदर्शित होता है? विकल्प है बढ़ती चाल के साथ रैखिक गति, एक समान ऋजु रेखीय गति, असमान गति या वृत्तीय गति। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, वृत्तीय गति। जब आप क्या करते हैं, एक धागे से बांधकर पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं तो वहां पे कौन सी गति होती है, तो हो जाएगी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति वह गति है जिसमें कोई पिंड एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चलता है। इस गति में पिंड की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस गति में वेग की दिशा बदलने के कारण यह असमान गति मानी जाती है। झूले पर बैठा बच्चा गोल गोल घूमते समय वृत्तीय पथ पर चलता है। पंखों के सिरे वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। तो अलग अलग उदाहरण हैं वृत्तीय गति के। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है? सार्डिन, झींगा, लेगहॉर्न या कटला। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लेगहॉर्न। मुर्गी पालन में उपयोग की जाने वाली नस्लें हैं लेगहॉर्न। मुर्गी पालन में मुर्गियों को पाला जाता है। मुर्गी पालन के लिए विशेष नस्ल की मुर्गियों का चयन किया जाता है। लेगहॉर्न अंडे देने वाली उत्कृष्ट नस्ल है। सार्डिन, झींगा और कटला मछलियां हैं, इनका उपयोग मछली पालन में होता है। मुर्गी पालन से अंडा और मांस प्राप्त होता है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। मुर्गी पालन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले चूजों का चयन और उसको उचित आहार देना, सुरक्षित आवास और टीकाकरण, अंडा और मांस की प्राप्ति। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके कंटकी यानी कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जंतुओं के शरीर से चिपक कर प्रकीर्णित होते हैं? विकल्प है सूरजमुखी, मदार, जेंथियम या सहजन। सही जवाब है विकल्प सी, जेंथियम। जेंथियम एक हुक जैसी संरचना होती है जिसपे कांटेदार बीज होते हैं। ये जंतुओं के शरीर से चिपक कर प्रकीर्णन करते हैं। कई पौधों के बीजों में हुक जैसी संरचना होती है जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाती है। यह बीज जंतुओं के शरीर के साथ साथ दूर दूर तक ले जाए जाते हैं। इसे अपचयी प्रकीर्णन कहते हैं। जेंथियम के बीजों पर हुक और कांटेदार प्रक्षेप होते हैं। ये कांटेदार संरचनाएं त्वचा और वस्त्रों से आसानी से चिपक जाती हैं। यह प्रकीर्णन जंतुओं की सहायता से प्राकृतिक रूप से होता है। अगला प्रश्न देखें, उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है? विकल्प है तेजी से रक्त प्रवाह की होने देने के लिए, पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए, पेशियों के संकुचन को सुगम बनाने के लिए या फिर उन्हें विद्युत संकेतों को प्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए। सही जवाब है विकल्प बी, पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। कारण क्या है, उपकला उत्तक की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होने से एक सघन परत बन जाती है।
जो पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला प्रभावी अवरोध बनाती हैं। उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे के बहुत निकट स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम अंतःकोशिकीय स्थान होता है और यह कम स्थान एक सुसंगठित घनी पैकिंग बनाती है। इससे पदार्थों की अनियंत्रित आवाजाही नहीं हो पाती और पारगम्यता जो है नियंत्रित रहती है। इसी कारण उपकला उत्तक में शरीर में संरक्षण, श्रावण, अवशोषण और उत्सर्जन के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस घन का घनत्व जल से कम है। जब इसे जल में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घन अपने संपूर्ण आयतन के साथ जल के पृष्ठ पर प्लावन करेगा। घन आंशिक रूप से डूबा हुआ प्लावन करेगा और अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा। घन जल में मध्य तक लटका रहेगा या फिर घन पूर्ण रूप से डूबकर तली में पहुंच जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी। घन आंशिक रूप से डूबा हुआ प्लावन करेगा और अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा। आइए इसको समझें चित्र के माध्यम से। यह है लकड़ी का एक घन, ठीक है, यहाँ पर लिया गया है। उसको जल में रखने पर वो आंशिक रूप से डूबा हुआ और तैरेगा। उत्प्लावन बल जल द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है और भार कहाँ है उसका? नीचे की ओर। उदाहरण है लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की बोतल, लोहे की किल, पत्थर। ठीक है, तो लोहे की किल और पत्थर ये दोनों क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा और प्लास्टिक की बोतल क्या होगी? तैरेगी। तो किसी वस्तु का घनत्व जल से कम हो तो जल में प्लावन करती है। प्लावन करने वाली वस्तु का कुछ भाग जल में डूबा रहता है। प्लावन की स्थिति में वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल कितनी बार हृदय से होकर गुजरता है? सही जवाब है आपका विकल्प डी। एक मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 2 कक्ष। और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल 2 हृदय से होकर के गुजरता है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष, एक अलिंद और एक निलय। मछली का हृदय शिरा प्रधान होता है, अर्थात केवल अशुद्ध रक्त इसमें आता है। हृदय से निलय संकुचित होकर रक्त को गलफड़ में भेजता है। पहले क्या होता है, शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के अलिंद में आता है, फिर निलय संकुचित होकर रक्त को गलफड़ में भेजता है और अंत में गलफड़ में ऑक्सीजन ग्रहण कर रक्त पुनः शरीर में जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, मटर की निम्नलिखित विपर्यासी दृश्य लक्षणों में से किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था? हरे सफेद बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी पुष्प, गोल झुर्रीदार बीज। सही जवाब है विकल्प ए, हरे सफेद बीज। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण कितने हैं? 7। पहले पीला हरा बीज, गोल झुर्रीदार बीज, बैंगनी सफेद पुष्प, लंबा बौना पौधा, फूला संकीर्ण फली, हरा पीला फली रंग और अक्षीय या शीर्षस्थ पुष्प की स्थिति। मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। हरे या सफेद बीज का उपयोग मेंडल ने नहीं किया था। प्रश्न क्या था आपका? मटर के निम्नलिखित विपर्यासी दृश्य लक्षणों में से किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था? तो कौन सा जवाब है आपका? हरे सफेद बीज। मेंडल ने पीले हरे बीज, गोल झुर्रीदार बीज, बैंगनी सफेद पुष्प, लंबा बौना पौधा, फूला संकीर्ण फली, हरा पीला फली रंग और अक्षीय या शीर्षस्थ पुष्प स्थिति का अध्ययन किया था। मटर क्या है? स्वपरागी पौधा है, इसलिए शुद्ध वंश प्राप्त करना आसान था। मटर में स्पष्ट व विपरीत लक्षण होने से निष्कर्ष निकालना सरल था। याद रखें, हरे सफेद बीज का उपयोग मेंडल ने नहीं किया था क्योंकि सफेद बीज का लक्षण बहुत दुर्लभ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्न में से कौन सी है? विजाणु निर्माण, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन।
सही जवाब है विकल्प डी, द्विखंडन, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से द्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। द्विखंडन में एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में तेज गति से होती है। अगला पॉइंट है कि अमीबा में विभाजन से पहले नाभिक का विभाजन होता है, फिर कोशिका का। द्विखंडन में माइटोसिस समान नाभिकीय विभाजन होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। परमाणु त्रिज्या को प्रायः किसमें मापा जाता है? मिलीमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर? सही जवाब है आपका विकल्प बी, नैनोमीटर। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसकी बाह्यतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं और परमाणु त्रिज्या को प्रायः नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। परमाणु का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए बड़े मात्रक उपयुक्त नहीं होते। परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी का आधा भाग होता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है? विकल्प है बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना, एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना, एक किताब का खुरदुरी सतह पर फिसल कर रुक जाना या पीटने पर कालीन से गिरती धूल। सही जवाब है विकल्प सी, एक किताब का खुरदुरी सतह पर फिसल कर रुक जाना। जड़त्व के कारण आपको दो उदाहरण जो है कि जड़त्व के दिखाए गए हैं और एक ऐसा उदाहरण है जो जड़त्व का उदाहरण नहीं है। कौन सा? एक किताब का खुरदुरी सतह पर फिसल कर रुक जाना। और बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना, एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना, पीटने पर कालीन से धूल का गिरना, ये सभी क्या है? जड़त्व के उदाहरण है। तो जड़त्व क्या है? तो वह गुण जिसके कारण कोई पिंड अपनी अवस्थिति या एक समान गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। यदि किसी पिंड पर असंतुलित बल कार्य न करे तो उसकी गति या स्थिति नहीं बदलती। गति में जड़त्व के कारण गति में वस्तु अपनी गति को जारी रखना चाहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि के रूप में मान्य बनाने वाला मूलभूत गुण यह है कि इसमें क्या होते हैं? क्या दोनों चीजें होती हैं? द्रव्यमान और घनत्व, दिशा और परिमाण, आवेश और विभवांतर या बल और समय? सही जवाब है विकल्प बी, दिशा और परिमाण। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। किसी भी सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा में कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा को दर्शाती हैं और उनकी घनता परिमाण को दर्शाती है। सदिश राशि का गुण क्या है कि सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसी गुण के कारण चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। एक समान वेग v से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप होगा? तापीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड m द्रव्यमान का वेग v से गतिमान होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा पिंड की गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ke = 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। वेग जितना अधिक होगा गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए किस सादृश्य का उपयोग किया है? ग्रह प्रणाली, सौर परिवार, क्रिसमस पुडिंग या परमाणु कोर सेल? सही जवाब है आपका विकल्प सी, क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन ने परमाणु मॉडल का वर्णन
क्रिसमस पुडिंग के सादृश्य से किया। इस मॉडल में धनावेशित गोला में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जड़े हुए होते हैं। इस मॉडल में धनावेशित गोला में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जड़े हुए थे। धनावेशित पूरे धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से फैला होता है। इलेक्ट्रॉन छोटे-छोटे कणों के रूप में इस धनावेशित गोले में बिखरे होते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कारण आपके भवन के मुख्य लोहे के गेट पर समय के साथ जंग लग जाता है? उच्च तापमान, धूल, प्रदूषण, नमी और ऑक्सीजन। सही जवाब है विकल्प डी, नमी और ऑक्सीजन के कारण गेट में जंग लग जाता है। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह जंग खाता है और जंग लोहे की सतह पर पूरा लाल पाउडर जो कि क्या होता है Fe2O3.XS2O होता है। तो जंग लोहे का जल से अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के रूप में बनना। जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है। सूखी हवा में या पानी की अनुपस्थिति में लोहे पर जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी फसल किस्म सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करना और उनका संकरण करना शामिल है? उत्तक संवर्धन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक अभियंत्रीकरण या फिर संकरण। सही जवाब है विकल्प डी, संकरण। संकरण क्या होता है? तो जब वांछनीय गुणों वाले दो विभिन्न जनकों का चयन करके उनका नियंत्रित तरीके से संकरण कराया जाता है और उस संकरण से प्राप्त संतति में श्रेष्ठ गुण आते हैं तो इसे संकरण कहते हैं। ठीक है। संकरण में वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करके उनका संकरण किया जाता है। इससे अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता वाली किस्में प्राप्त होती हैं। यह पारंपरिक फसल किस्म सुधार की सबसे अधिक उपयोगी और प्रचलित विधि है। संकरण में नर जनक का पराग हटाकर मादा जनक पर परागण कराया जाता है। आपका सबसे अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का सही कारण है? चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा पर गड्ढे हैं, चंद्रमा बहुत ठंडा है या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ध्वनि के संचार के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? जल, वायु, ठोस, इसकी आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है अर्थात वहां वायु नहीं है, इसलिए ध्वनि के संचार का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है और ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, माध्यम का अभाव होने के कारण ध्वनि का संचार नहीं होता है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल के न होने के कारण वहां ध्वनि का संचार नहीं होता, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। आपके सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।